गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे भारत की औद्योगिक नीति के बारे में। ये इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर पीसीएस का मेंस के आप देख लो, तो उसके अंतर्गत औद्योगिक नीति के बारे में ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी औद्योगिक नीति भारत में आई हुई थी, चाहे 1948 की हो, 77 की हो, 56 की हो, 80 की हो, देन उसके बाद जो आई थी अपनी नई औद्योगिक नीति 1991 यानी 1991 में। तो सारी चीज़ें हम उसके की पॉइंट, मेन कंटेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम औद्योगिक नीति के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक नीति 1948 की, 1948 की। 1948 में जो औद्योगिक नीति आई थी, ये जैसे ही कि 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि पता ही है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अपनी अर्थव्यवस्था को मनचाहा स्वरूप देने के लिए वो क्या था, स्वतंत्र था कि वह अर्थव्यवस्था को जैसा भी स्वरूप प्रदान करना चाहे उसे दे सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 6 अप्रैल 1948 को जो 1948 की औद्योगिक नीति आई थी, वो आई थी 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के उद्योग मंत्री थे, तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। इसमें जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था का कैसा स्वरूप होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया गया था। इस नीति में कहा गया था कि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था होगी उसका स्वरूप क्या होगा, ठीक है, किस स्वरूप के बेस पे हम आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य रूप से उसके स्वरूप का निर्धारण किया गया था इस औद्योगिक नीति में। और दूसरा मेन की पॉइंट इसमें यह था, इसमें जो सार्वजनिक उद्योग होंगे, यानी कि सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो सरकारी उद्योग होंगे उनको नेतृत्वकारी अथवा नियंत्रणकारी भूमिका प्रदान की गई। यानी कि उनको मुख्य रूप से किसी भी कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित हो रही है, अगर वो सार्वजनिक उद्योग है, सरकार ने उसे स्थापित किया है, तो मुख्य रूप से उसमें पूरा कंट्रोल सरकार का ही रहेगा, ठीक है। और जो निजी क्षेत्र के उद्योग थे उनको पूरा भूमिका निर्वहन की अपेक्षा की गई थी। जो निजी उद्योग थे, कोई पूंजीपति उद्योग लगाना चाहते थे, तो उनको जो कंट्रोलिंग पावर दी गई थी, तो सार्वजनिक उद्योगों के बाद उनको द्वितीय रूप से कंट्रोलिंग पावर दिया गया था। उसके बाद इस औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से बोला जाए तो यह अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था, संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था का हमें स्वरूप निर्धारण करना था। इसी बेस पे 1948 में कुछ खास कार्यक्रम नहीं हो पाया था इस औद्योगिक नीति के तहत। उसी के पश्चात ही जैसा कि औद्योगिक नीति 1948 में मैंने बताया, तो मुख्य रूप से 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा चालू की गई थी। और इसमें अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करना था और सार्वजनिक उद्योग है उनको नेतृत्वकारी और नियंत्रणकारी की भूमिका प्रदान की गई थी, ठीक है। ये था औद्योगिक नीति 1948 के बारे में। अब हम बात करते हैं जो आपकी औद्योगिक नीति आई थी 1956 में। 1956 में भी दूसरी औद्योगिक नीति भारत की आई थी। लगभग 8 वर्षों के पश्चात भारत में दूसरी औद्योगिक नीति आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, मुख्य रूप से इसमें जो उद्योगों को बांटा गया था वो 3 वर्गों में बांट दिया गया। जितने भी उद्योग या फिर कंपनीज थी, उनकी इकाइयाँ थी, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। जो श्रेणी पहली थी, ये मुख्य विशेषता है इसकी, श्रेणी ए बोल लो, श्रेणी का बोल लो, ठीक है। तो जो श्रेणी ए थी, तो इसमें मुख्य रूप से 17 उद्योगों को रखा गया था। इसमें 17 उद्योग शामिल थे और इनके भावी विकास की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के, कहने का मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इसको आप समझ सकते हो, जिसमें 17 उद्योगों को रखा गया था। ये श्रेणी ए में आएंगे और इसमें मुख्य रूप से पूंजीगत और भारी उद्योग शामिल थे, पूंजीगत और भारी उद्योग, ठीक है। ऐसे उद्योग जो किसी भारी वस्तुओं का उत्पादन करते हो और जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसे उद्योग को श्रेणी 1 में रखा गया था। उसके बाद डिवाइड किया गया श्रेणी बी, ठीक है। श्रेणी बी में मुख्य रूप से क्या किया गया, 12 उद्योगों को शामिल किया गया, ठीक है। इसमें 12 उद्योगों को शामिल किया गया था श्रेणी बी में। और इसमें क्या ऐसा बोला गया था कि जो नए उद्योगों को खोलने की पहल है वो सरकार करेगी, और निजी क्षेत्र या निजी उद्योगपति जो भी हैं, अगर वो चाहे तो सरकार के साथ सहयोग करके अपने उद्योगों को आगे विस्तार कर सकते हैं या फिर नए उद्योग खोल सकते हैं। ऐसा बोला गया था 1956 की औद्योगिक नीति, और इसमें मुख्य रूप से 12 उद्योगों को रखा गया था, ठीक है। और श्रेणी आपकी जो सी है, ठीक है, श्रेणी सी, इसमें मुख्य रूप से ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया था
जो उपयुक्त श्रेणी यानी कि श्रेणी ए और श्रेणी बी में नहीं आते हैं, ऐसे उद्योगों को श्रेणी सी में रखा गया था, ठीक है। और इनके मुख्य रूप से उपभोग की वस्तुएं इसमें शामिल थे, जो दैनिक हम उपयोग करते हैं, ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया था श्रेणी सी में, ठीक है। तो मुख्य रूप से 1956 की जो औद्योगिक नीति थी वो 3 उद्योग यानी कि उद्योगों को 3 वर्गों में बांट दिया गया था, और इसी के आधार पर आपकी बनी थी 1956 की औद्योगिक नीति। उसके पश्चात ही आती है औद्योगिक नीति 1977। अब बात करते हैं हम, जो आपकी तीसरी औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 1977 में, 1977 में तीसरी भारत की औद्योगिक नीति आई थी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है। जनता पार्टी सरकार द्वारा 23 दिसंबर 1977 को इस नीति की घोषणा की गई थी। 23 दिसंबर 1977 में भारत की तीसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी जनता पार्टी सरकार द्वारा। जो मुख्य रूप से इसकी बातों में देखा जाए, कि विशेषताओं में देखा जाए 1977 की जो औद्योगिक नीति थी भारत की, तो इसका झुकाव कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा के प्रति, यानी कि गांधी के जितने भी आदर्श थे, उनके जो कि मापदंड था, उसी आधार पे इस नीति को एक आधार दिया गया, एक विस्तार दिया गया था। तो अगर झुकाव की बात आती है तो इस नीति का मुख्य झुकाव गांधीवादी विचारधारा के प्रति था। और दूसरी बात करें, फिर विशेषताओं की बात करें, तो मुख्य इसकी विशेषता थी लघु और कुटीर उद्योगों को परिभाषित किया गया था। जो 1977 की आपकी औद्योगिक नीति आई थी, इसमें लघु और कुटीर उद्योगों को परिभाषित किया गया था। और उसके बाद क्या किया गया था, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना, ठीक है। 1977 में ही जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना भी गई थी। मुख्य रूप से ऐसे उद्योग ये लगाने का मुख्य प्रयोजन यही था कि लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हो सके, उनका विस्तार हो सके, इसीलिए जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना भी की गई थी इस नीति में। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की ओर। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, जैसे कि मैंने बताया था 1956 में जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी वो कैसी थी, नियंत्रणकारी अथवा नेतृत्वकारी भूमिका थी। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की बात करें तो भूमिका के बारे में 1956 की जो नीति थी तो उसी को आधार माना गया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका होगी वो 1956 की नीति के तहत ही होगी। तो मुख्य रूप से 3 या 4 चीज़ें हैं 1977 में की औद्योगिक नीति में, कि जनता पार्टी ने चालू किया था, 23 दिसंबर 1977 को इसकी घोषणा हुई थी, और इसका झुकाव किधर था, गांधीवादी विचारधारा के प्रति था। और बात करें, इसमें लघु और कुटीर उद्योगों को परिभाषित किया गया था, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी, और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को आधार बनाया गया था 1956 की औद्योगिक नीति को। तो 3 या 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है 1977 की औद्योगिक नीति के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे। 1977 की औद्योगिक नीति के पश्चात भारत की चौथी औद्योगिक नीति आई थी 1980 में। 1980 में भारत की चौथी औद्योगिक नीति आई थी। जनवरी 1980 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो गया, यानी सत्ता कांग्रेस के हाथों में आ गई, उसी के पश्चात जनवरी 1980 में सरकार ने इस नीति की घोषणा की थी। औद्योगिक नीति 1980 नाम दिया गया था। इसका मुख्य आधार बनाया गया था 1956 की ही नीति को, यानी कि जिस आधार पर ये नीति बनी थी वो आधार था 1956 की जो औद्योगिक नीति, उसी को आधार बनाया गया था। और इसका एक उद्देश्य भी निश्चित किया गया था कि इसका क्या उद्देश्य है। 1980 की जो नीति थी इसका क्या उद्देश्य था, आधुनिकीकरण करना एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना मुख्य उसके उद्देश्य थे। आधुनिकीकरण का मतलब समझ सकते हो, मॉडर्नाइजेशन, यानी कि बढ़ते हुए, यानी कि जैसे भी अब वर्तमान परिदृश्य में हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ों के विकास हो रहा है, तकनीकी का विकास हो रहा है, तो कहने का मतलब ये कि हम लोग आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आधुनिकीकरण प्लस पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका विकास करना, यह प्रमुख उद्देश्य था औद्योगिक नीति 1980 की, ठीक है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख विशेषताओं के बारे में इसकी पहली विशेषता हो जाएगी आर्थिक संघवाद, बोल सकते हो इसको, ठीक है। आर्थिक संघवाद मुख्य रूप से इसके अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित करना था और ऐसे क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना और उनका विकास और उनका विस्तार करना था। ये था आर्थिक संघवाद, इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता था। दूसरी इसकी विशेषता थी लाइसेंसिंग प्रणाली। लाइसेंसिंग प्रणाली देखिए, लाइसेंसिंग प्रणाली ऐसी चीज़ थी, हालांकि इसके लिए 1951 में एक औद्योगिक विकास नियमन एक्ट लाया गया था। औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम 1951 लागू किया गया था, और ये इस औद्योगिक नीति यानी 1980 की औद्योगिक नीति की यह प्रमुख आधार थी लाइसेंसिंग प्रणाली। बिना लाइसेंस से कोई भी कंपनी है अगर वो अपना इकाई स्थापित करना चाहती है तो बिना केंद्र सरकार के अनुमति के या लाइसेंस के वो अपना विस्तार अथवा अपना नई इकाई खोल नहीं सकती है। तो मुख्य रूप से लाइसेंसिंग प्रणाली को निर्धारित किया गया था। दूसरी इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी लघु औद्योगिक आरक्षित मद प्रणाली, ठीक है। इसको बोलेंगे लघु औद्योगिक आरक्षित
मध्य प्रणाली, ठीक है, लघु औद्योगिक आरक्षित मध्य प्रणाली। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से, हालांकि जो लघु औद्योगिक आरक्षित मध्य प्रणाली लाया गए थे, तो कहीं ना कहीं लघु और कुटीर उद्योग थे, तो उनको कहने का मतलब कि उनको इस प्रतिस्पर्धा से बचाना था, यानी बड़े उद्योग जो थे तो उनके जो कंपटीशन से बचाना था, और लघु और कुटीर उद्योगों का समुचित विकास हो जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में लघु औद्योगिक आरक्षित मध्य प्रणाली को लाया गया था। ठीक है। चौथी इसकी अंतिम विशेषता हो जाएगी, अंतिम क्या, इससे पहले इसके बाद भी विशेषताएं हैं। अगली विशेषता हो जाएगी आर्थिक संकेंद्रण पर रोक। ठीक है, देखिए आर्थिक संकेंद्रण पर रोक करने के लिए 1969 में MRTP एक्ट लाया गया था। 1969 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था MRTP। ठीक है, आर्थिक संकेंद्रण पर रोक लगाने के लिए MRTP एक्ट लाया गया था। हालांकि उस समय ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 20 करोड़ से ज़्यादा होता है उसे MRTP कंपनी या MRTP के अंतर्गत उसे माना जाता था कि MRTP कंपनी है, इसके अंतर्गत आती है ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 20 करोड़ से ज़्यादा हो। तो मुख्य रूप से जो MRTP एक्ट लाया गया था तो आर्थिक संकेंद्रण पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी इकाई स्थापित है तो उसमें कहने का मतलब ये कि जो आर्थिक संकेंद्रण है, यानी कि उस कंपनी का जो मालिकाना हक है कहीं ना कहीं एक तरफा ना हो जाए, एकाधिकार आप समझ सकते हो। तो एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जो आपकी आई थी आर्थिक संकेंद्रण पर रोक लगाने वाला MRTP एक्ट, उसको लागू किया गया था। अगली विशेषता इसकी हो जाएगी जो 1980 की आपकी औद्योगिक नीति थी, विदेशी नीति। ठीक है, मुख्य रूप से विदेशी पूंजी, विदेशी व्यापार और निवेश के प्रति उस समय क्या था कि सरकार का कठोर रवैया था, यानी कि कोई विदेश से यहाँ के इन्वेस्ट भी करना चाहता था। ठीक है, और विदेशी पूंजी से संबंधित जितने भी कानून थे कहीं ना कहीं कठोर थे, और सरकार का जो रवैया था वो इसके प्रति रुख था। इसके लिए 1973 में एक अधिनियम भी लाया गया था जिसे नाम दिया गया था फेरा। 1973 में एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था फेरा। ठीक है, इसी के तहत कोई विदेशी व्यापार भी करना चाहता है, यहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहता है, तो उसे कठोर नियम और बहुत सारे ऐसे जटिल रेगुलेशंस थे जिसके आधार पे उतना समुचित विकास देश का नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं ये विकास के मार्ग में बाधा भी थी जो फेरा अधिनियम लाया गया था। तो विदेशी नीति के संदर्भ में देखें तो भारत सरकार का जो रवैया था वो कठोर था, इससे भारत के विकास में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। अगली जो विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी व्यापार नीति। उस समय देखा जाए विदेशी व्यापार से संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे सरकार के, वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर संकेत करते थे, क्योंकि जैसे ही फेरा अधिनियम ला रहा है, देखिए विकास व्यापार नीति तभी होगा जब आपका आयात निर्यात संबंधित सभी पहलुओं पर सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। तो व्यापार नीति से संबंधित है। आपने फेरा ला दिया 1973 में, कोई व्यक्ति बाहरी आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा तभी व्यापार एक दूसरे का बढ़ेगा, फिर देश का विकास होगा। तो व्यापार नीति का भी जो रवैया था, व्यापार नीति के तहत भारत का जो विकास था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा था ऐसी सरकार के रवैये के प्रति। क्योंकि देखो व्यापार में ऐसा था, कई प्रकार के मात्रात्मक और गुणात्मक प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं सरकार की ओर से किसी कंपनी के प्रति। तो हो सकता है कि कोई इन्वेस्ट करता है, यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसके मात्रात्मक और कठोरात्मक जितने भी प्रतिबंध होते हैं उसको देख के वो इन्वेस्ट ना करे। तो जो रवैया था सरकार का वो कठोर था व्यापार के भी प्रति। और अगली विशेषता हो जाएगी कठोर श्रम नीति, यानी कि हालांकि श्रम नीति में जो बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं जो श्रमिक है उनके हितों के संरक्षण की बात ही की गई थी, किंतु उसके प्रति भी ऐसी कठोर नीति का पालन किया गया था कि बहुत सी ऐसी इकाइयां हैं जो इस कठोर श्रम नीति के तहत बंद भी हो गई थी। अगर श्रमिकों के हितों की बात करें तो उनमें अगर कोई जोखिम वहन होता है या श्रमिकों को कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके भरण पोषण के लिए कुछ आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए जाते थे कंपनी के ऊपर। आप उसे मुआवजा किस आधार पर दोगे, तो कहने का मतलब जो श्रम नीति कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपके विकास के पहलू पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती थी। तो मुख्य रूप से 1956, 1970, 80 की जो ये आर्थिक नीतियाँ थी, औद्योगिक नीतियाँ थी भारत की, तो कहीं ना कहीं एक संरक्षणवादी या फिर कहने का मतलब विकासात्मक आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है 1980 के बाद आपकी आ जाएगी नई औद्योगिक नीति जिसे हम बोलते हैं आर्थिक सुधार, यानी 1991 की नई औद्योगिक नीति। इसके तहत LPG के अलावा LPG यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को भी लाया गया था। उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आइए हम बात करते हैं भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में जो आई थी, यानी नई जिसे हम आर्थिक सुधार नीति भी बोलते हैं। तो 1991 में जो औद्योगिक नीति आई थी उसी के तहत भारत का जो अभी वर्तमान विकास चल रहा है, आगे भी जितना भी विकास होगा तो कहीं ना कहीं उसकी आधारशिला 1991 में जो आर्थिक नीति आई थी उसके तहत ही माना जाता है। ठीक है, 24 जुलाई 1991 को इसकी घोषणा हुई थी। 24 जुलाई
1991 को इसकी घोषणा हुई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव जी थे, और वित्त मंत्री हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्हीं के तहत 24 जुलाई 1991 को भारत की नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसके प्रमुख आधारों में देखें क्या इसका आधार था, तो मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया एलपीजी यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को आधार मानते हुए उन्होंने आर्थिक नीति का सूत्रपात किया था या फिर प्रतिपादन किया था। अब इसकी जो नई औद्योगिक नीति आई थी इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसकी प्रमुख बातें क्या थी, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहला प्रावधान किया गया था कि औद्योगिक लाइसेंसेज की समाप्ति की गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1980 की जो औद्योगिक नीति उसमें लाइसेंसिंग प्रणाली लाया गया था, यानी कि बिना सरकार की अनुमति से कोई भी इकाई नहीं खोली जा सकती है। तो इसमें जो औद्योगिक लाइसेंस थी उसकी समाप्ति यानी उसको समाप्त कर दिया गया था। और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत 18 उद्योगों की एक सूची बनाई गई थी जिसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कुल 5 ही ऐसे आरक्षित मद हैं जिसमें लाइसेंस लेना आप लोगों के अनिवार्य है। एक होता है अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ हो जाता है, अगर उससे संबंधित कोई प्रोडक्ट उत्पाद आप बना रहे हो तो उसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। और दूसरा हो जाएगा तंबाकू, सिगरेट वगैरह जितने भी ऐसे धूम्रपान करने वाले उत्पाद पदार्थ हैं उनसे संबंधित कोई इकाई है तो उसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। और तीसरा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस से संबंधित जितने भी रक्षा उत्पाद हैं उनसे। और चौथा हो जाएगा औद्योगिक विस्फोटक से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उससे संबंधित। और पांचवा हो जाएगा जोखिम वाले रसायन, ठीक है। तो मुख्य रूप से 5 मदे ही ऐसे हैं वर्तमान में जिसमें आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। हालांकि जब लाइसेंस की समाप्ति की गई थी 1991 में तो उस समय 18 उद्योगों को एक सूची बनाई गई थी और ये बोला गया था कि 18 उद्योग ऐसे हैं जिनको आप इसके अंतर्गत कोई भी उद्योग चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उस 18 में से वर्तमान में बात करें तो सिर्फ 5 ही है, जैसे मैंने बताया अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ हो गया, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस हो गया, औद्योगिक विस्फोटक हो गया और जोखिम वाले रसायन हो गए। तो इन उद्योगों को स्थापित करने से पहले आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह हो गया इसके पहला प्रावधान 1991 की आर्थिक नीति के तहत। अब दूसरे प्रावधान की ओर हम बात करते हैं कि दूसरा प्रावधान इसका क्या था। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रावधान की ओर। जो दूसरा प्रावधान था उसका नाम था उद्योगों को अनारक्षित करना। जो 1980 की औद्योगिक नीति उसमें कहीं ना कहीं आरक्षित मद प्रणाली जो लागू की गई थी वो मुख्य रूप से लघु और कुटीर उद्योगों को संरक्षित करने के उद्देश्य से लागू की गई थी, किंतु उससे भारत के विकास और अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव उससे पड़ रहा था। इसी को देखते हुए 1991 में जो नीति लाई गई तो उसमें ऐसा बोला गया कि जो उद्योग है उनको हम अनरिजर्व कर दें। पहले रिजर्व थे लेकिन अनरिजर्व कर देंगे, अनारक्षित जिसको बोलते हैं। मुख्य रूप से अगर वर्तमान में देखें तो 3 ही ऐसे उद्योग है जिनको रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत लाया गया है। एक रेल परिवहन है अपना, ये आपका आरक्षित है। दूसरा परमाणु ऊर्जा, ये आपका आरक्षित है। और तीसरा है परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा जो भी उससे संबंधित उत्पाद है उसके द्वारा जारी जो भी उत्पाद या फिर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो ये आपके रिजर्व हैं यानी कि आरक्षित हैं। इसके अलावा जो भी जितनी भी सारी इकाइयां हैं उनको अनारक्षित अनरिजर्व कर दिया गया था। ये दूसरा प्रावधान हो गया। अब तीसरे प्रावधान की ओर बात करते हैं तो तीसरा प्रावधान हो जाएगा एमआरटीपी एक्ट की समाप्ति। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1980 में जो एक्ट आया था, जो औद्योगिक नीति में एक्ट लाया गया था एमआरटीपी एक्ट, तो उसकी समाप्ति की गई थी। कहीं ना कहीं वो भी भारत के विकास और आने वाले भावी आकांक्षाओं के प्रति इसका जो रवैया था वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिख रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में 1991 में एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह सन 2002 में राघवन समिति की सिफारिश के आधार पर सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। देखो मुख्य रूप से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि उद्योगों का मुख्य रूप से उद्योगों के मध्य तालमेल बनाना और उद्योगों पर एक कड़ी निगाह बनाए रखना कि वो क्या कार्यक्रम बना रहे हैं, जो वो उत्पाद अपना जो भी रजिस्टर उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने का मतलब लॉ मेंटेन करना उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एमआरटीपी एक्ट की समाप्ति भी हो गई थी और इसकी जगह जैसे मैंने बताया सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था सन 2002 में, वो भी राघवन समिति की सिफारिश के आधार पर। ये इसका प्रावधान हो जाएगा। और अगला प्रावधान हम देखते हैं 1991 की औद्योगिक नीति में क्या था। फेरा का जो फेरा अधिनियम था 1973 में फेरा अधिनियम को समाप्त करके फेमा को लागू किया गया था। सन 2000 में फेमा को लागू किया गया था। आपको पता है फेरा जो एक्ट था वो 1973 में बना था और इसकी जगह लाया गया है 2000 में। फेमा को बंद कर दिया, फेरा को बंद कर दिया गया और फेमा को लाया गया सन 2000 में, ठीक है। तो फेरा मुख्य रूप से जो फेरा लाया गया था
वो विदेशी व्यापार या फिर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये एक ऐसा प्रावधान था सरकार की ओर से कि अगर कोई इन्वेस्ट भी करना चाहता है उसे कहीं ना कहीं कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। तो इसको क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, इसको उदार बनाया गया या इसमें कुछ ऐसी ढील दी गई, उसी के तहत फेमा इसको प्रतिस्थापित करके फेमा को लाया गया था सन 2000 में, जिससे भारत में इन्वेस्ट हो, भारत में निवेश हो और भारत का जो आयात निर्यात है अन्य देशों के साथ वो कहीं ना कहीं प्रगतिशील पथ पर आ सके। इसी के परिप्रेक्ष्य में फेमा को लाया गया था। अब हालांकि 2000 में मुख्य रूप से ये विदेशी भुगतान, विदेशी व्यापार से संबंधित या उसको सुगम बनाने के लिए लाया गया था आपका फेमा अधिनियम, जैसा कि मैंने बताया था। और अगला प्रावधान इसमें हो जाएगा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। जैसा कि देखो, जैसा आपने फेरा की जगह फेमा को लाया, यानी कि आपने विदेशी इन्वेस्टर्स को ऐसा कुछ आश्वासन दिया, फिर उनके प्रति जो कठोर रवैया था उसको कहीं कहीं उदार बनाया। इससे विदेशी निवेश को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। इसीलिए विदेशी निवेश जितने भी थे उनको प्रोत्साहन दिया गया। कई कई माध्यमों से विदेशी इन्वेस्टर्स को लुभाया गया कि आप भारत में यहाँ आके इन्वेस्ट कर सकते हो। और इससे आपको पता है कि कोई भी इन्वेस्टर विदेशी यहाँ की अगर पूंजी लगाता है तो उससे कहीं ना कहीं देश का और देश की जनता का ही विकास होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन भी दिया गया। और अगला इसका प्रावधान हो जाएगा सार्वजनिक उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना। जितने भी सार्वजनिक उद्योग थे यानी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी कंपनीज थी उनको क्या बनाया गया था, कम्पिटिटिव। यानी कि जैसा कि पता है कि इसके अंतर्गत एलपीजी को लाया गया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। निजीकरण को भी प्रभावी बनाया गया था इसी के तहत। जैसा कि आज वर्तमान परिदृश्य में देखें तो जितने भी सरकारी है, गवर्नमेंट सेक्टर के ऐसे कंपनीज है या बैंक है उनका कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि निजीकरण की ओर उन्मुख हो रहे हैं। उसी की ओर ऐसा हो रहा है कि अगर निजीकरण, देखो निजीकरण कोई इकाई सौंप देंगे तो कहीं ना कहीं निजीकरण अपने हिसाब से काम करेगा, अपने वर्कर्स को जो उसको अच्छी तरह से संचालित कर सकेंगे। तो इससे जो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी सारी इकाइयां हैं उनको कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसी के तहत सार्वजनिक उद्योग जितने थे तो उनको प्रतिस्पर्धी यानी कि उन्हें भी इसके अनुकूल बनाना जो निजीकरण वाले कर रहे हैं। यानी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जो हमारी आवश्यकता है, जो आकांक्षा है, उसी के अनुरूप ही हमें सार्वजनिक उद्योगों यानी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी कंपनीज हैं उनको उसके उपयुक्त बनाना, ये था इसका प्रावधान। हालांकि इसी के अंतर्गत ही मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न जो भी कंपनियां आप कैटेगराइज किए हुए यानी कि विभाजित किए गए हैं कि ये मिनी रत्न की है, ये नवरत्न की है, फिर महारत्न की है, तो इसी के अंतर्गत इसको लाया गया था। और उनका एक निश्चित मापदंड प्रस्तुत किया गया था कि मिनी रत्न कौन कहलाएंगी, महारत्न और नवरत्न कौन कहलाएंगी, है ना। तो मुख्य रूप से महारत्न में देखें तो 9 या 10 कंपनियां लगभग आती हैं अभी, है ना। महारत्न की बात करें तो जैसे एनटीपीसी हो गई, फेल हो गई, गेल हो गई, ये सब हमारी महारत्न कंपनियां आती हैं। तो सार्वजनिक उद्योगों को जो कंपटीशन की युक्त बनाना है या प्रतिस्पर्धी बनाना, उसी के अनुकूल ही ये आपका मिनी रत्न और महारत्न कंपनियों का उदय भी हुआ था। तो मुख्य रूप से 5 या 6 ऐसे प्रावधान किए गए थे 1991 की जो औद्योगिक नीति आई थी भारत की। और कहीं ना कहीं इसी नीति के माध्यम से भारत के विकास की एक नई दिशा भी मिली थी। और वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हमें दृष्टिगोचर भी हो रहा है कि भारत कितनी रफ्तार से, चाहे वो औद्योगिक के क्षेत्र में हो या फिर एयरोस्पेस के या फिर परमाणु के या फिर अंतरिक्ष के, प्रत्येक क्षेत्र में अपनी बढ़त को बचाए हुए और विश्व में अपने उभरता हुआ पहचान भी दिखा रहा है। तो 1991 की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं एक नींव थी भारत के विकास या फिर आने वाले समय में भारत के लोगों के प्रति जितने भी भारत के लोग हैं या फिर उनके विकास या फिर राष्ट्रीय आय में योगदान देने संबंधी या कृषि के विकास, प्रत्येक क्षेत्र में, कहने का मतलब 1991 की जो नीति आई थी तो इसी से संबंधित थी। तो 1991 की नीति जो आई थी इसका श्रेय मुख्य रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता और इन्हीं को मुख्य रूप से, क्योंकि उन्होंने ही प्रस्तुत किया था, उस समय उद्योग मंत्री भी थे। तो इन्होंने 1991 में जो नीति प्रस्तुत की थी और भारत के भावी विकास जो आज वर्तमान परिदृश्य में हमें दिख रहा है तो उसके आकांक्षा की ओर उन्होंने उन्मुख किया था कि हम ऐसी चीज़ें लाएं जिससे हमारे भारत का न सिर्फ आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक कई क्षेत्रों में भी इसका विकास उन्मुख हो सके। जो हमारे सामने धीरे धीरे भारत उभरता हुआ चेहरा विश्व के रूप में दिखाई दे रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो इससे कहीं ना कहीं जरूर एक भारत को एक सकारात्मक ऊर्जा भी मिली है। तो ये 1991 की आर्थिक नीति है और मुख्य रूप से आर्थिक नीति 1991 में सिर्फ इतना ही प्रावधान किया गया था। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल अनिल गेस्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रही। चलिए ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।